स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट की। हमने एसएससी जीडी के लेवल के इसमें 20 क्वेश्चन शामिल करे हैं मैथ के, और इसमें हम पूरा लगा के देखेंगे। और आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखें, उसके बाद वीडियो को बीच में रोक लें और रोकने के बाद उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद फिर आंसर मैच करें कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। और जितने भी आप 20 सवालों में से उत्तर दे सकते हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आप 20 में से कितने सवाल के आंसर ठीक दे पा रहे हैं। और फिर आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कौन से टॉपिक हमारे ठीक हैं और किस टॉपिक में हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है। और बाकी अपना टॉपिक वाइज जो चल रहा है वो चलता रहेगा वैसे के वैसे ही, लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 सवाल। अब देखो, टॉपिक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और क्वेश्चन अपने पास 20 ही हैं, तो हो सकता है इसमें कोई टॉपिक के क्वेश्चन छूट जाएं, तो आप टेंशन ना लें। अगले वाले प्रैक्टिस सेट में हम उसको भी शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी 40 दिनों के लिए नौकरी पर इस शर्त पर रखा गया है कि उसे काम करने के लिए प्रत्येक दिन 180 रुपये का वेतन मिलेगा, लेकिन अगर उसकी अनुपस्थिति में प्रत्येक दिन उसे 20 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि उसे अंत में 5200 रुपये मिलते हैं तो वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा। कंडीशन हमारे पास ये है कि कोई व्यक्ति है जिसको 40 दिन के लिए मजदूरी पर रखा गया है, लेकिन अगर वो डेली काम करेगा पर डे तो उसको एक दिन के 180 रुपये मिलेंगे। अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर वो जिस दिन की छुट्टी मारेगा तो उसके 20 रुपये काट लिए जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने 40 दिन के लिए सेट करा गया था, लेकिन उसे कुल 5200 रुपये मिले हैं। तो आपको छुट्टी ये बताने हैं कि उन 40 दिनों में उसने छुट्टी कितने दिन की मारी। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल कर ये परीक्षा पर आधारित सवाल आ जाता है कि भाई किसी परीक्षा में एक प्रश्न के 5 अंक मिलते हैं और गलत करने पे 1 अंक काट लिया जाता है। तो ये भी सेम पैटर्न है। कैसे करेंगे देखें ध्यान से। 40 दिन की बात तय हुई है। अगर कोई व्यक्ति 40 दिन तक काम कर ले लगातार 180 रुपये के हिसाब से, तो उसके ईमानदारी से 7200 रुपये बनेंगे। अगर ये 40 के 40 दिन ईमानदारी से चला जाता तो इसको 7200 रुपये मिलते, लेकिन ये लेके कितने आया? ये लेकर आया है केवल और केवल 5200 रुपये। तो हम ये देखें इसने नुकसान अपना कितना करा लिया। इसका मतलब इसके 2000 रुपये कम हुए। ठीक, अब आपको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगाना है, हालांकि इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है कि अगर हम जिस दिन नहीं जाएंगे हमें उस दिन नुकसान कितना होगा। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि केवल 20 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन नहीं। जिस दिन आप नहीं जाओगे उस दिन आपके 180 रुपये जो आपको मिलते, एक तो वो नहीं मिलेंगे, दूसरी बात जो 20 रुपये एक दंड के रूप में है वो आपको देने पड़ेंगे। तो एक दिन का नुकसान 180 रुपये वो जो मिलते वो ना मिले, और 20 रुपये आपकी जेब से चले गए। तो एक दिन ना जाने का नुकसान है आपका 200 रुपया, और हम नुकसान कितना करा कर आए हैं? 2000 रुपये का। तो ये देखें, अगर 2000 का नुकसान हुआ है और एक दिन ना जाने का नुकसान मात्र 200 रुपये है, तो ये 2000 रुपये कितने दिनों में बन जाएंगे हमारे? 10 दिनों में। बस यही इस सवाल का आंसर है कि 10 दिन ये आदमी नहीं गया था 40 दिन में। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर अपने पास टोटल 40 दिन थे और ये 30 दिन गया है, क्योंकि 10 दिन नहीं गया, 30 दिन चला गया ये, तो 30 दिन में इसको कितने रुपए मिलेंगे? एक दिन में 180 मिलने हैं, तो 30 दिन में 18 तिंगे 5400 रुपये मिल जाएंगे। और इसने 10 दिन की छुट्टी मारी है, एक दिन में 20 रुपये इसको देने पड़ेंगे, तो 10 दिन में कितने देगा? ये 200 रुपये। तो 200 रुपये इसके निकल गए, तो कितने बचे हाथ में आपके? आए 5200 रुपये। आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं। आराम से करेंगे, हमारे जल्दी करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्वेश्चन को समझें, बढ़िया से करें। कहीं आपको ये लगे कि क्वेश्चन बहुत टाइम में हो रहा है, हमारे जल्दी करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपका है जब आप जल्दी करें, और आप जल्दी कब करेंगे? जब प्रैक्टिस होगी। एकदम नहीं कि एकदम आए और हवा बन गए। ठीक, आराम से देखेंगे हर चीज़ का एकदम कॉन्सेप्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रमेश, सुरेश और दिनेश की जो कुल आय है वो है 17,325 रुपये। रमेश 70% खर्च करता है, सुरेश 75% खर्च करता है, और दिनेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। उनकी बचत का अनुपात है 6, 8 और 50। दिनेश की आय कितनी है? देखो, इस टाइप के सवाल आएंगे, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले आप इसमें नाम लिख लें। ये हमने लिख लिया रमेश, उसके बाद है अपने पास सुरेश, ये सुरेश आ गए,
और ये आ गए अपने दिनेश। सबसे पहला काम ये है, जो भी अनुपात इनके बचत के दे रखे हैं वो आप लिख लें। तो इनके बचत के अनुपात हैं 6, 8 और ये 5, ठीक। उसके बाद जो परसेंटेज है वो खर्चे की दे रखी है। तो आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि जिसके अनुपात है, अगर ये बचत के अनुपात है तो आपको परसेंटेज भी बचत में लानी है। अगर ये खर्चे के अनुपात होते तो आपको परसेंटेज खर्चे में लाना होती। लेकिन हमारे पास अनुपात तो बचत में है और परसेंटेज खर्च में है। तो आप कॉमन सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 70% खर्च कर देगा तो 30% बचेगा। तो इसका हो गया 30। सुरेश बाबू ने क्या करा भाई, 75% खर्च कर दिया। तो आप बताओगे 25% इनका बचा, वो यहाँ लिख लिया। और इन्होंने कितना खर्च कर दिया, 80%, तो इनका बचा 20%। बस हो गया तुम्हारा काम। अगर आप इसमें एक जीरो लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात में आप किसी भी नंबर से गुणा और किसी भी नंबर से भाग कर सकते हो। इसको आप डिवाइड करोगे, ये मिलेगा आपके पास 2। इसको काटोगे, ये 5 से कट जाएगा तो ये बनेगा 16, और 16 ये बनेगा 5 पंजे 25। ये काटोगे आप 10 से तो 5/2 बचेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हो। इसका एलसीएम 10 आ गया, इसमें 10 से गुणा कर लेंगे हम। तो ये हो गया 10 दूनी 20। इसमें हमें 10 से गुणा करनी थी, लेकिन 5 पहले से तो 2 से ही करना पड़ेगी। 16 दूनी 32। और इसमें हमें 10 से गुणा करना थी, लेकिन 5 नीचे है, वो कट जाएगा तो 5 ही बचाएगा। 5 पंजे 25। ये जो निकल कर आया अपना, बस यहीं से आपका आंसर बताएगा, ठीक। अब हमारे पास टोटल कितने, ये ऐड कर लेंगे। 5 2 7, ये बने अपने पास 7, और 2 और 3 5, 5 और 2 7। और 77 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि 17,325 है। 17,325। इसको आप डिवाइड कर लें, पहले आप 7 से काट लें या 11 से काट लें। 11 से काट लें, 11 7 77। ये बनेगा 11 एकम 11, बचेंगे 6, 11 पंजे 55, बचे 8, और 11 7 77, और 11 पंजे 55। 7 से फिर काट लें इसे हम, तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 1 बचा। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 225। अब आपसे ये पूछा है इसके अंदर कि आपको बताना है दिनेश की आय कितनी है। दिनेश के अनुपात कितने हैं, 25। तो 225 की गुणा कर लेंगे हम 225 से। 25 गुणा 225, 25 पंजे 125, हासिल 12। 25 दूनी 50 और 12 आपके हो गए 62, हासिल 6। 25 दूनी 50 और 6 56, तो 5625 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें नंबर थोड़े से बड़े आ गए, कैलकुलेशन बढ़ गई, लेकिन ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी धन राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष ब्याज क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। आप ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज पहली साल में सेम रहता है, लेकिन इसमें पहली साल का हमें दे रखा है 48 रुपये है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहली साल 48 है, तो जो पहली साल है ये तो 48 मिल गया, लेकिन अगली जो साल आएगी वो क्या होगी कि 48 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस जो ऊपर वाला आया था 48, इस पे भी आपको 8% का ब्याज मिलेगा। तो बस यही पूछा है कि सेकेंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा। 48 आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, 8 अट्ठे 64 और हासिल 6 हो गए, 8 चौक 32 और 6 38 और 2 के बाद दशमलव, तो अपने पास मिलेगा 48 और 3 51, तो 51.84 यानी 51 रुपये 84 पैसे का ब्याज आपको दूसरी साल में मिल जाएगा। बेहद आसान सवाल था। क्वेश्चन है हमारे पास कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने इसे 10% कम में खरीदा और इसे 30 कम में बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। बेहद आसान और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें नहीं पता कि पूजा की घड़ी कितने रुपए की है, तो जब आपको कोई बात पता ना हुआ करे तो पहले तो देखो एक्स चलता था, लेकिन अब एक्स के ज़माने चले गए, अब सीधे हम मानेंगे इसमें 100। हमने क्या ले लिया यहाँ परसेंटेज में, जहाँ भी आएगा तो जो नहीं पता उसको हम 100 मान लेंगे। अगर मान लो पूजा की घड़ी 100 रुपये की थी, अब ये कह रहे हैं इसको 20% के लाभ पे बेचना चाहती है। अगर ये 100 रुपये की घड़ी ये 20% के लाभ पे बिकेगी तो आप आराम से बता देते कि भाई 120 रुपये की बेच ले तो इसका काम हो जाएगा। लेकिन अब ये कह रही है
कि अगर मैं इसको 10% कम पे खरीदती, तो अगर खरीदने के बाद भाई ये तो CP चल रहा है, ये बेचने वाला चल रहा है, तो ये CP हम लिख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रही है मैं कम में खरीदती 10% और, यानी पहले मैंने 100 में खरीदी, अब ये खरीदना चाह रही 10% कम, तो 100 का 10% मतलब 90, तो ये 90 में खरीद के लाती। और कह रही है अब जो है मुझे कितना फ़ायदा चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 20% का फ़ायदा फिर से। तो आप इस 90 का 120% निकालोगे, तो इसको चाहिए फ़ायदा 20%। अब भी 20% की इसकी ख्वाहिश है और यहाँ भी 20% की ख्वाहिश थी। क्लियर? तो 90 का 20% निकालोगे आप, 9 दूनी 18, 180 और ये जोड़ लो आप, तो ये हो गया अपने पास 108। पहले 120 की बिक रही थी, अब 108 की बिक रही है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है अपने पास, तो 12 और 8 में डिफरेंस कितना हो गया भाई, सॉरी 120 और 8 में 12 का, और सवाल में डिफरेंस कितना है 30 का। अगर आप इसको 3 से काट लें तो ये बनेगा 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 धाम 30। 4 की वैल्यू दे रखी है, हालांकि आप 1 की भी निकाल सकते हैं, 2.5 मर्जी है आपकी। और नहीं तो अपनों को 100 की चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 25 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, तो 250 रुपये की पूजा की घड़ी तैयार है। बिल्कुल। तो इस टाइप से बहुत आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको इसी टेक्निक से करेंगे आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का 45% है। देखो इस टाइप का कहीं भी सवाल आ जाए तो हमेशा आपको बड़ी छोटी संख्या, हमने मान ली ये बड़ी है और ये आपकी छोटी है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि योग का अंतर का इतना %, इसके अलावा कोई बात अगर नहीं हो तब, तो 45% है। जब आप बड़ी संख्या निकालें तो 100 में जोड़ लें 45, कितना बनेगा 145। और जब आप छोटी संख्या निकालें तो 45 घटा लें, 100 में से 45 घटाओगे 55। अगर ये कटना चाहता है तो काटेंगे, अदरवाइज नहीं। 5 से कटना चाहता है देखो 11 और ये बनेगा 29। बस यही इसका आंसर हो गया, बात हो गई ख़त्म। आप इस टेक्निक से इसको निकाल लिया करें। अगर आप इसका बिल्कुल बेसिक समझना चाहते हैं हम वो भी बताएंगे। देखें ध्यान से, हमने दो संख्याएं मान ली, एक संख्या मान ली x और एक मान ली y। बड़ी को हमने x माना है और छोटी को हमने y माना है। x और ये y, ये संख्याएं हैं अपने पास, ठीक। ये बड़ी है ये छोटी है। कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का जो योग है x प्लस y, इसका अंतर दे रखा है, सॉरी, कह रहे हैं इन संख्याओं का जो अंतर है यानी x माइनस y, इनके योग का कितना % है, 45% है। तो इसको नीचे लिख लें आराम से, ठीक है। काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं, 5 × 45 और 5 से काटोगे 20, ये 20 अपॉन में यहाँ पहुँचेगा, तो 20 यहाँ आया तो ये हो गया x माइनस y और ये आ गया 9 और x प्लस y, ठीक। अंदर जब मल्टीप्लाई आप करोगे 20 एकम 20x, 20 एकम 20y, इधर करोगे 9 एकम 9x, 9 एकम 9y, ये 20x है और ये 9x से घट जाएगा, ये बचेगा 11x, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 20 में 9 जोड़ोगे तो हो गया ये 29y। x के सामने x की वैल्यू होती है, तो x अनुपात y आपसे पूछा है तो 29 आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू y के सामने होगी कितनी है 11। तो इस टेक्निक से आप निकालोगे, बहुत आपका वक्त चला जाएगा लेकिन आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। लेकिन करना क्या है आपको ऐसे सवालों में, दोनों को परसेंटेज सीधे क्या करना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए उसी परसेंटेज को 100 में जोड़ना है और छोटी निकालने के लिए उसी परसेंटेज को 100 में से घटाना है। बस एक बार काटोगे आंसर बाहर, बिल्कुल एकदम जादुई तरीके से। तो इसी टेक्निक से आपको एग्जाम में करना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे कि ये नहीं सीधे हवा बना रहे हैं, आपको भी मज़ा आ जाए देखते हुए आराम से। लेकिन मज़ा यहाँ का मज़ा ठीक नहीं है, मज़ा तो तब है जब आप एग्जाम में कर पाएँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 4 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 4 है, उनका योग 16 है, पहली और चौथी का योग बताइए। कोई भी 4 संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है, 1 2 3 और ये 4। कह रहे हैं इनका जो योग है वो 16 है, तो आप पहले जोड़ लें 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबको जोड़ लें, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी ये टोटल 10 अनुपात है और इनका अनुपात टोटल कितना अपने पास 16। कह रहे हैं पहली और चौथी का बताओ,
तो पहली और चौथी कितनी है, 1 और 4 5, यानी आपको 5 की वैल्यू चाहिए। हर आदमी बता देगा कि 10 की वैल्यू अगर 16 है तो 5 की वैल्यू 8 नहीं होगी, और इसका आंसर आ गया अपने पास 8। इस सवाल में कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है, बस हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और धीरे धीरे इसमें सारे टाइप के सवाल लगभग शामिल करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर छूट रहे हैं, और छूटेंगे तो ज़रूर, क्योंकि टॉपिक अपने पास कई हैं, लेकिन क्वेश्चन लिमिटेड 20 ही आना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो 899 से जिन्होंने भाग करा है, 899 से जब भाग करा है इन्होंने, तो आपका कितना मिला है 63 शेषफल। शेषफल कितना मिला 63। अब कह रहे हैं इसी संख्या को अगर हम 29 से विभाजित करें, किससे करें, 29 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। देखो पहला काम तो आपका ये है कि आप इसको डिवाइड करके देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये डिवाइड 100% हो जाएगा। अगर हो जाए तो इसके पास पहुंच जाओ, 29 को डिवाइड कर लो आप, 29 से डिवाइड कर लो 63 को सीधे, तो ये आपका आंसर आ गया। 29 दूनी 58 होते हैं, कितना बचा अपने पास 5, तो इसका आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर 5। यही आपसे पूछा है, बात खत्म। अगर ये डिवाइड इससे नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने पास 5 4 3 2, 5 4 3 2 स्टार और 7 कह रहे हैं इसको अगर 9 से विभाजित करना हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये बेहद आसान सवाल है। आपको 9 से डिवाइड करना है तो अंकों का योग 9 से हमारा विभाजित होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं 5 और 4 9, ये यहीं कट जाएगा। 7 और 2 9, ये भी कट गया। अपने पास बचा 3 और स्टार। बताओ आप ईमानदारी से 3 में कितना जोड़ोगे कि आपके पास 9 बन जाए। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपको 6 जोड़ना पड़ेगा तभी 9 बनेगा। तो जब तक स्टार की जगह 9 नहीं आएगा ये नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, देखें कि 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये कभी कभी काफ़ी टफ भी हो जाता है, लेकिन इतना टफ नहीं है ये सवाल। कि कह रहे हैं 3 से और 200 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होंगी। ठीक है, इनके बीच में चाहिए अपनों को, ये ध्यान रखना है। तो 3 के बाद जो कटने वाला नंबर आएगा 7 से, वो खुद 7 आएगा। तो ये तो हो गया अपने पास 7। और 200 ये कैसे निकालेंगे, आप 200 को डिवाइड करेंगे भाई किससे, 7 से चाहिए अपनों को। तो ये हो गया 7, और 7 से काटोगे 7 दूनी 14, कितना बचा 6, और 7 अट्ठे 56, यहाँ बचा 4। इसका मतलब अगर ये 4 इसमें से नहीं होता तो ये नंबर पूरा कट जाता। तो कितना हो गया 196। अब देखो अभी हमने काटा है 7 एकम 7, क्लियर, और इसको हमने काटा है तो ये जाएगा 28 बार। बस यही आपका आंसर है। अब देखें जरा, अगर वो कह दे 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इसके बीच से आपसे पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। स्टार्टिंग यहाँ 1 से हुई है और यहाँ 28 से हुई है। तो अगर 1 है तो यहाँ दूसरी आएगी, यहाँ तीसरी आएगी, चौथी आएगी, और लास्ट 28 है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई 28 ही होंगी। और यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पर आता 4 और यहाँ आता 28, तो ये देखते हैं कि 4 है लेकिन स्टार्टिंग तो 1 से होगी, यानी कि 3 कम हुई हैं। तो इस 28 में से हम 3 कम कर लेते तो आंसर 25 आ जाता। तो इस टेक्निक से हम इसको निकाल लेते हैं। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका HCF 8 है, तो उनका LCM बताइए। ये बड़ा आसान सवाल है। हमने मान लिया कि 2 संख्याएं अपने पास हैं A और B, और इनका जो अनुपात है वो है 3:4। 3:4, सॉरी 4:5 है, 3:4 नहीं है, 4:5। इनका जो HCF है वो है 8। अब देखो ध्यान से, कोई भी नंबर अगर अनुपात में है तो उसके साथ में कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 नहीं बल्कि 4x है, और ये 5 नहीं बल्कि 5x है। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है दोनों तरफ, 5। तो HCF वही होता है जो दोनों में हो। तो HCF कितना हो गया इसका
x, और सवाल में HCF कितना है 8, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 8। अगर आप यहाँ लगा दो तब भी कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमें तो LCM चाहिए, और LCM क्या कहता है कि जो कॉमन है वो लिख लो, तो x कॉमन था वो लिख लिया, फिर कहता है जो बच जाए वो भी लिख लो, तो 4 गुणा 5, तो आंसर क्या बना, x की वैल्यू आप 8 निकाल चुके हैं, 4 गुणा 5 ये हो गया 4 पंजे 20 8 16 160। इस टाइप से आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये कलाकारी नहीं दिखाएं, आप सीधे सीधे क्या करें, अनुपात की गुणा कर ले, 4 गुणा 5 और जो भी आपका ये नंबर दे रखा है HCF का 8, बस ये देख लें कॉमन फैक्टर मैच ना होते हों। अगला क्वेश्चन है कि 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। 1200 रुपये आपको दे रखे हैं, दर आपकी वार्षिक 10% है, लेकिन ये कह रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी दर वार्षिक है और आपसे ब्याज अर्धवार्षिक लगवाया जाए तब आप दर को हाफ कर लेंगे। हाफ क्यों करते हैं, क्योंकि एक साल में 2 ही अर्धवार्षिक बनते हैं। ठीक, अगर मान लो ये तिमाही लगता है ब्याज तो देखेंगे हम एक साल में तिमाही कितनी बनती है 4, तो दर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पूछे कि ब्याज चौमाही लगाया जाए तो हम ये देखेंगे एक साल में चौमाही कितनी बनेंगी, तो 4-4 महीने के 3 बनेंगी, तो दर को हम 3 से निपटाते हैं। ठीक, डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास दर है इसमें 10%, लेकिन हर छमाही पे ब्याज लगाएगा और छमाही होती है 2, तो 2 से डिवाइड करने पर दर कितनी आ गई 5%। n की वैल्यू एक साल में 2 बार आपको ब्याज मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास 1200 रुपये थे, पहली साल में 1200 रुपये का 5% आप निकाल लें, 12 पंजे 60, ये अपने पास आ गया 60 रुपया। अगली बार में इस 60 का फिर से आप निकालेंगे 5%, और 60 का 5% निकालो 6 पंजे 30, ये आ गया अपने पास, सॉरी 3 रुपये आएगा। क्लियर। और 2 साल का अनुपात होता है 2:1, 2:1, ये बनाएगा अपने पास 60 रुपये और ये बनाएगा अपने पास 3 रुपये। अब देखें जरा ध्यान से, इसी बॉक्स में सब कुछ बता दे रहे हैं, इसी सवाल के अंदर। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछा है तो आप बताएंगे 63 रुपये CI। अगर आप इसको सिर्फ काउंट करोगे तो ये होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, कितना हो गया 60 रुपये। और आप ऊपर वाले को छोड़ दे, इसको काउंट कर लें तो ये होता है इन दोनों का डिफरेंस, और यही हमसे पूछा है कि CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो वो आएगा आपका 3 रुपये। बस इस टेक्निक से आप इसको निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। बकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो बकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर थी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। बिल्कुल आसान, हमने यहाँ लिखा बकार और यहाँ लिखा नसीमा। अगर बकार x साल का है तो नसीमा इससे 5 साल छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। फिलहाल हम छोटी मान लिया, क्योंकि अंतर बताया है 8 साल का है, तो अंतर तो बड़े में भी हो सकता है और छोटे में भी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे देखें, जब कह रहे हैं जब 30 साल पहले इनका विवाह हुआ था, आज अगर बकार x साल का है तो 30 साल पहले ही कितने का होगा, आप बता सकते हो x - 30, क्योंकि इसके 30 साल कम हुए होंगे। और नसीमा कितने की होगी भाई, x - 8, 8 पहले से कम थी, 30 और कम हो गई क्योंकि इसके साथ चलना है इसको, तो ये हो गई x - 38। कह रहे हैं बकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर है। लो साहब 5 से गुणा कर ली हमने। अब अंदर गुणा करोगे तो 4 एकम 4x, 4 तियाँ 112। आगे गुणा करो, 5 एकम 5x और 38 पंजे 190। 5x में से 4x निकालोगे तो 1x बचेगा, और 190 में से 120 निकालोगे तो 70 बचेगा। ये कह रहे हैं कि इन दोनों की आयु का योग कितना है। तो अगर ये बकार साहब आपके 70 साल के हैं तो नसीमा कितने की होगी, नसीमा के 8 कम कर दो तो ये बनेंगे 62। हमसे कह रहे हैं इन दोनों का आयु का टोटल कितना है, तो टोटल हो गया भाई 7 6 13, 132 साल इनकी आयु का
योग है। बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सा लैंग्वेज में लंबा, लेकिन आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। बिल्कुल आप वीडियो को रोक रोक के सवालों को करें, और सवाल अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करें, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन 20 में से ठीक हुए थे। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं यदि एक भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 9/19 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या थी? भिन्न का मतलब है अंश बटे हर। तो हमने ये मान लिया कि परिणामी जो भिन्न थी वो x/y थी, ठीक। और आप ये जानते हैं कि ऊपर वाला अंश होता है, नहीं पता है तो आप समझ लें, और नीचे वाला हर होता है, ठीक। ये हो गया। तो सवाल में ये कह रहे हैं कि अंश में तो हम 250% की वृद्धि कर दें, तो अंश में 250% की वृद्धि करने का मतलब है x में वृद्धि करना। तो x में अगर 250% की वृद्धि कर दोगे, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि परसेंटेज में जब भी वृद्धि करेंगे तो 100 जोड़ लेते हैं। तो 250% की वृद्धि करिए तो 100 जोड़ के 250 कितने हो गए? 350। तो ये तो आपका आ गया 350%। परसेंट लगा लें, मर्जी है आपकी। उसके बाद बाई, ये हो गया आपका हर, और इसमें करिए इन्होंने 400% की वृद्धि, तो इसमें भी आपको 100 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा 500%। परसेंट से परसेंटेज खत्म। अब जो अब निकल कर आया अपने पास वो आया है 7/19, वो हमने यहाँ लिख लिया। क्लियर? उसके बाद जो कटा आप आराम से काट लें, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, और 5 से और कटेगा, 5 7 35 और 5 धाम 50। क्लियर? अब आगे आ जाओ, यहाँ बचेगा x गुणा 7 और यहाँ बचेगा y गुणा 10, और बराबर अपने पास चल रहा है 7/19। 7 से 7 निकल गया, 1 बचा, ये 10 ऊपर पहुँच जाएगा, तो x/y जो कि हमारी मूल भिन्न थी वो आ चुकी है 10/19। बहुत आसान सवाल है, आप इस टेक्निक से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 रुपये प्रति किलो कीमत वाले 12 किलो चावल और 40 किलो की कीमत वाले 8 किलो चावल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चावल को औसत मूल्य आपको बताना है। भाई 30 रुपये वाले चावल हैं जो कि हमने 12 किलो लिए हैं, तो 12 किलो चावल आप ले लें 30 रुपये वाले, इनकी कीमत कितनी है? 30 रुपये। अगर 12 किलो चावल 30 वाले लेंगे तो 360 रुपये के हो गए। फिर ये कह रहे हैं 8 किलो चावल, और ये हैं अपने पास 40 रुपये किलो वाले, तो 8 चौक 32, 320 रुपये। आप बताओ, अब ये देख लें हमारे पास चावल कितना हो गया? 20 किलो, और टोटल कीमत देख लें कितनी हो चुकी है हमारे पास, इसको जोड़ लें, ये हो गया अपने पास 680। अगर 20 किलो चावल 680 का है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 1 किलो चावल 34 रुपये का होगा। तो इसका एवरेज रेट कितना आ गया? 34 रुपये प्रति किलोग्राम। बस 20 से काटना है आपको, पहले 0 से 0 हटा लें, फिर उसको 2 से काट लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गगन एक व्यवसाय शुरू करता है और माइकल 2 महीने के बाद उसमें शामिल होता है। गगन ने 15,000 रुपये की धनराशि निवेश की, जबकि माइकल ने 27,000 रुपये की निवेश की। उनके 1 वर्ष में का लाभ हुआ 5,000 रुपये, तो गगन को कितना लाभ प्राप्त होगा? बहुत आसान सवाल। यहाँ आप गगन लिखेंगे और यहाँ आप माइकल लिखेंगे, ठीक। गगन ने व्यापार स्टार्ट करा है, रुपए लगाए हैं इस व्यक्ति ने केवल 15,000, तो हमने 15,000 रुपये इसके लगवा दिए, और इस माइकल ने लगाए हैं 27,000 रुपये आप इसके लगवा दें, ठीक। और एग्जाम में एक बात का ध्यान रखें, अगर ये दोनों 1000 में तो 0 मत लगाया करो साझेदारी वाले क्वेश्चनों में, क्यों कट रहा है इनको तो। अच्छा, स्टार्ट जिसने कराया वो तो पूरे समय तक पैसा लगाएगा, तो गगन ने इस व्यवसाय को स्टार्ट करा था, 1 साल की बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गगन ने अपना पैसा पूरे के पूरे 12 महीने तक लगाया, तो इसके साथ तो आएगा भाई 12। लेकिन ये जो माइकल है ये 2 महीने के बाद आया है, 2 महीने के बाद आया, और 1 साल तक व्यवसाय चला, जबकि 2 महीने निकल चुके थे। इसका मतलब इसका पैसा मात्र 10 महीने तक लगा है। अब बड़े प्यार के साथ इस 0 से 0 को निपटा लिया गया है। उसके बाद देखो 5 से काटें, 5 दूनी 10, और इसको काटें 5 तियाँ 15, 3 से इसको काटोगे तो 3 तियाँ 9, और काट लो इसे 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 2 से काट लो 2 दूनी 4,
तो अपने पास आ गया 2, यानी गगन को 2 रुपये मिलेंगे और माइकल को 3। 3 और 2 मिला के 5 हो रहे हैं और सवाल में 5 की वैल्यू 5000 है। इसका मतलब इस 2 की वैल्यू 2000 रुपये है और पूछा गगन को कितना फ़ायदा मिलेगा, 2000 रुपये। माइकल अगर पूछ लिया होता तो 3 की वैल्यू 3000 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बाइक का अंकित मूल्य 22,500 रुपये था। 2 क्रमिक बट्टे के बाद 17,595 रुपये पर बेचा जाता है। यदि द्वितीय बट्टा 8% का था तो प्रथम बट्टे का पता लगाएं। कैसे करेंगे? बहुत आसान सवाल है, देखें ध्यान से। कोई भी अंकित मूल्य दे रखा है हमारे पास, 2 बट्टे लगातार दिए गए हैं जिसमें से एक बट्टे का हमें पता है और दूसरे बट्टे का हमें नहीं पता है। तो हम कैसे करेंगे कि 22,500 रुपये है, 8% का बट्टा पहले निकाल लें कि अगर 8% का मिलता तो कितना पड़ेगा। देखो 22,500 रुपये, पहले 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर याद है तो निकाल लें और नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे करके यहाँ कर लें। 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 में 2 की छूट है तो मिलेगा 23/25। कितना मिलेगा? 23/25। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद आप इसको काट लें 25 से। 25 नेमा होते हैं 225 और गुणा कर लें 9 से फटाफट। 2 जीरो लगाए हमने यहाँ पे और 9 तियाँ 27 हासिल हो गए 2, 9 दूनी 18 और 2 20। इसका मतलब ये हुआ कि पहला बट्टा देने के बाद हमारी जो साइकिल थी वो हो चुकी है 20,700 रुपये की। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई है। साइकिल हमें 20,700 में नहीं मिली है, 20,700 की साइकिल अब रह गई, लेकिन अभी फिर से हमें डिस्काउंट मिला है और वो डिस्काउंट मिला है अपने पास 17,595 की रह गई है, 17,595। अब ये देखें कि 17,595 की अब कितने घट गए, तो आप इसको घटा के देख लें कितना कम हुआ अपने पास। और अब हम इसको घटा लेंगे इसमें से, तो ये हो गया अपने पास 0, ये बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 0 और ये हो गया 6, ये बचेगा 1 और 20, ये बचेगा 3। 3105 रुपये का डिस्काउंट है। अब भी हमें इस पर मिल रहा है 20,700 रुपये पे बस, और गुणा कर लेनी है 100 से। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 85। अगर ये 85% लगाया है तो अपने पास जो डिस्काउंट मिलेगा इसका मतलब हमें 15% की छूट मिली है। तो जो दूसरा बट्टा है इसके अंदर वो हो जाएगा आपका 15%। अगला क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय में वह टेलीफोन के एक खंभे को पार कर लेगी। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रेन अगर है किसी भी खंभे को पार करेगी, खड़ी हुई चीज़ को, आपसे उससे कोई मतलब नहीं है कि खंभा लंबा कितना है छोटा कितना है, लेकिन पड़ी ही चीज़ अगर कोई है, जैसे पुल हो गया, प्लेटफार्म हो गया, खड़ी हुई रेलगाड़ी हो गई, तो आपको उसकी लंबाई से मतलब है। खैर यहाँ पे हमारे पास एक खंबाई है, तो जो दूरी है अपने पास, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला आपको याद ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, अब क्या है, चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा अगर 5/18 कर लें तो ये मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक, दूरी कितनी है 300 और समय का हमें नहीं पता, वो की चाहिए, यही पूछा आपका। 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 और 15 दूनी 30, तो समय कितना आ गया अपने पास 20 सेकेंड। तो ये ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाएगी, जिसकी लंबाई 300 मीटर है। कह रहे हैं एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे दिखाती है, जब घड़ी दोपहर 2 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई की डिग्री कितनी घूमी होगी। भाई 8 बजे दिखाती है, ये तो बहुत बेसिक सवाल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ अपने 12 होते हैं, यहाँ 6, 3, 4, 8, ये 7, 1, 2। कह रहे हैं जब ये घड़ी 2 बजे दिखाती थी, पहले कितने दिखाती थी 8 बजे सॉरी, तो पहले घंटे की सुई यहाँ पर होगी, और कह रहे हैं अब 2 दिखा रही है तो अब यहाँ पर होगी, तो बिल्कुल सीधी है। तो इसमें कितना डिग्री का कोण बना है 180 का, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 से यहाँ गई, फिर 9 पाई होगी, 10, 11, तो देखो ये 30 का ये होता है, सब 30-30 के हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक खाना 30 डिग्री का होता है, तो 6 से डिवाइड गुणा कर लोगे तो कितना आ गया 180 डिग्री। आप इस टेक्निक से भी इसको निकाल सकते हैं। और अगला और लास्ट क्वेश्चन अपना 20वां है कि 1 से लेकर 100 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा।
इस सवाल में तो पेन चलाने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन चला दे रहा, क्या करा जाए। 1 से लेकर 100 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत, तो आप इनको जोड़ लिया करें और डिवाइड बाई 2 और आंसर आएगा अपना 50.5। तो 1 से लेकर 100 तक सभी धन पूर्णांकों का जो औसत है वो है अपने पास 50.5। तो इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बहुत खतरनाक सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग सवाल आते हैं। 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप उलझ सकते हो, तो उन सवालों को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें, बाद में देख लिया करें। ये नहीं है कि सवाल अगर मान लो पहला ही बहुत लंबा आ गया और आपने कसम खा रखी कि नहीं पहले तो मुझे यही करना है, कर लो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर लंबा सवाल है तो उसको बाद में कर लिया करें। पहले वो सवाल किया करें जो बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं। तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि सारे सवाल बहुत लंबे ही आते हैं, छोटे छोटे सवाल भी आते हैं और कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आप हमें ये पहले ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए थे और किस टॉपिक में आपकी कमजोरी है, किस टॉपिक को पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।